Hello everyone. Today we are going to learn class 9 state board and chapter is useful and harmful microbes. So let's start. Okay. So what are microbes? Microbes क्या है? That is microorganism क्या है? Microorganism जो हम naked eye से नहीं देख सकते हैं, that we can't see with our naked eyes. Okay. We have to see under the microscope. तभी ये दिखेंगे. So they are called as microorganism. तो microorganism दिमाग में आते हमें पता चलता है कि they are not good, okay, they are harmful to us, okay, यही हमारे दिमाग में आता है. but okay, वो useful भी होते हैं. okay, so now useful कैसे है, we'll see. okay, now suppose ऐसा वर्ल्ड इमेजिन करो जिसमें माइक्रोब्स है ही नहीं. okay, तो क्या होगा? तो वहाँ चूहा मर जाएगा, फिर भी कोई डिकम्पोज करने को नहीं होगा, तो वो बॉडी सालों तक चूहे की वैसी रहेगी. okay, so microorganisms are good. okay, they decompose the things, okay, and they are called as cleaner of the environment also. So this was about the useful microbes. okay, now useful भी है, harmful भी है. so इस chapter में हम देखेंगे how they are useful and how they are harmful. so start. so first is our lactobacilli. the first हमारा microorganism that is useful. okay, now how they are, ये दिखता कैसे है. okay, तो ये रॉड शेप है. ओके, रेक्टेंगुलर है, रॉड शेप रेक्टेंगुलर भी है ये. एंड लैक्टोबैसिलाई, नाम से पता चलता है. लैक्टोज मींस शुगर और बैसिलाई मींस रॉड शेप. ओके, नाउ फर्दर ये एनारोबिक बैक्टीरिया है. एनारोबिक मींस दे प्रोड्यूस देयर एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो वी नो, हमको मालूम है दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं. ओके, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक. ओके, तो एरोबिक जो भी हम खाना खाते हैं, व्हाटएवर वी ईट, ओके, उसका क्या बन जाता है? ग्लूकोज. ओके, और ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं. ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया एंड हमको मिली एनर्जी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें तो एनर्जी चाहिए. ओके, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको कहेंगे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन. और वही ग्लूकोज ब्रेक किया विदाउट ऑक्सीजन, तो हमको मिलेगा एनर्जी. बट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो इट इज कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके, नाउ ठीक है, हमको एनर्जी मिली. ओके, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो ये बैक्टीरिया हुआ एनारोबिक बैक्टीरिया. ओके, तो लैक्टोबैसिलाई इज एन एनारोबिक बैक्टीरिया. ओके, नाउ ये दिखता कैसे, ये पता चल गया. ये है क्या? एनारोबिक बैक्टीरिया है. ना फर्दर ये है कहाँ पर? तो लैक्टोबैसिलाई होता है कर्ड में, चीज में है, योगर्ट में है. सो दिस लैक्टोबैसिलाई कहाँ पे मिलता है हमें? चीज, कर्ड, योगर्ट में. ओके, नाउ फर्दर दिस हाउ योगर्ट इज मेड फ्रॉम मिल्क. कैसे बनाते हैं? सो सपोज सिंपल, मेरे घर में कुछ कर्ड है. ओके, नाउ और दूध है, तो मैंने क्या किया? कर्ड लिया और दूध में डाला. ओके, नाउ व्हाट आई एम पुटिंग इज, क्या डाल रही हूँ मैं? लैक्टोबैसिलाई. कर्ड में होता है लैक्टोबैसिलाई, एज आई टोल्ड, योगर्ट, कर्ड सब में लैक्टोबैसिलाई होता है. ओके, इफ आई सी द कर्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, ओके, तो मुझे क्या दिखेगा? लैक्टोबैसिलाई. तो मैंने लैक्टोबैसिलाई जैसे ही डाला तो मिल्क में जो है लैक्टोज शुगर, ओके, वो कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड में. ओके, जैसे ही वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो पीएच ड्रॉप हो जाता है. तो पीएच ड्रॉप हो गया. ओके, नाउ लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है बट विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन. ओके, तो फर्मेंटेशन क्या है? नाउ फर्मेंटेशन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं, ब्रेक करते हैं किसी चीज़ को, ओके, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज एंड स्टार्च, उसको ब्रेक करेंगे वो एंड प्रोड्यूस करेंगे अल्कोहल या एसिड को. ओके, तो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है हमारा लैक्टिक एसिड. तो यहाँ पर एसिड प्रोड्यूस हुआ एंड बिकॉज ऑफ एसिड हमारा पीएच क्या हुआ? ड्रॉप हुआ. ओके, लो हुआ एंड बिकॉज ऑफ दिस लो पीएच हमारा कोएगुलेशन चालू हो गया. तो कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, तो मिल्क कोएगुलेट होता है. कोएगुलेट मीन्स छोटे छोटे क्लम्स बनते हैं मिल्क प्रोटीन के. दैट इज हमको गाढ़ा दही मिल गया. ओके, नाउ हमारा योगर्ट या फिर दही रेडी है. ओके, नाउ दिस योगर्ट फॉर्म इज सोर इन टेस्ट. खट्टा होता है, एसिड है तो खट्टा है. Okay, now further, as it has low pH, because of the low pH, okay, जो भी माइक्रोब्स हैं हमारे दूध में वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. इसलिए डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं
whenever we are having dysentery, लूज मोशन, तो कुछ दही खाओ. दही खाने से क्या होगा या फिर कर्ड खाने से क्या होता है कि हमारे जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल करते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ओके, कम हो जाते हैं, एंड दे आल्सो हेल्प इन डाइजेशन. ओके, डाइजेशन को भी हेल्प करते हैं. सो दिस वाज अबाउट द लैक्टोबैसिली. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ क्विक रिवीजन. तो चलो, it is rectangular, rod shape, anaerobic bacteria, and it converts lactose into the lactic acid, and the pH is low, and because of it coagulation of milk protein. Further, it is sour in taste, that is yogurt what is formed is sour in taste, your curd what is formed is sour in taste, and low pH destroys the microbes in the milk. And further we are going to learn about the uses of lactobacilli. Okay, now we are going to learn uses of lactobacilli. So first is the milk product like yogurt, buttermilk, ghee, cheese, shrikhanda etc. are obtained by fermentation of milk. मिल्क को फर्मेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिली. नाउ फर्मेंटेशन क्या है? एज वी नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन, कंज्यूम करते हैं या फिर ब्रेक डाउन करते हैं किसको? कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, स्टार्च, इनको ब्रेक डाउन करते हैं, कंज्यूम करते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं अल्कोहल या फिर एसिड. ओके, तो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है एसिड, दैट इज लैक्टिक एसिड. ओके, नाउ सेकंड इज लार्ज स्केल प्रोडक्शन. लार्ज स्केल प्रोडक्शन क्या हो सकता है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वहां पर हम बनाते हैं साइडर बनता है, दैट इज फ्रॉम द एप्पल जूस. इसमें लैक्टोबैसिली डाल दो और हमें मिल जाएगा साइडर. कोका, दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग चॉकलेट्स एंड पिकल्स ऑफ वेजिटेबल्स, आचार. ओके, ये बनाने में काम आता है हमारा लैक्टोबैसिली. फर्दर, थर्ड इज लैक्टोबैसिली सम यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू ट्रीट द एब्डोमिनल डिसऑर्डर. तो मैंने पहले ही कहा था कि डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि whenever we are having dysentery, लूज मोशन ये होगा तो सजेस्ट करते हैं टू हैव सम कर्ड या फिर दही खा लो. कर्ड दही एक ही है, वो खा लो एंड विल हैव जो भी प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंड हमारा डाइजेशन एंड जो डिस्कम्फर्टेबल है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्टेबल वो क्लियर हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पर हम लोग याकुल्ट भी लेते हैं. याकुल्ट में क्या होता है? लैक्टोबैसिली एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सो दैट वो हमारा इम्यूनिटी बनाएंगे. इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे? हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म कम हो जाएंगे एंड यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म ज्यादा हो जाएंगे हमारे एब्डोमेन में, और इसके वजह से हमारा इम्यूनिटी भी बढ़ेगा. इसलिए हम लोग याकुल्ट लेते हैं. इफ यू डोंट हैव याकुल्ट, दही खा लो, कर्ड खा लो. Okay, and it will increase the useful microorganism and that will help in digestion and improve the immunity of the body. Okay, now further, lavender fodder is a fodder fermented with the help of lactobacilli. तो lavender fodder क्या है? तो lavender fodder that is जो खाना हम देते हैं काउ बफेलोस को. ओके, नाउ इसको भी फर्मेंट किया जाता है with the help of lactobacilli. ओके, फर्मेंट करके उनको देते हैं. क्यों? तो उनका हेल्थ अच्छा हो जाएगा एंड एट द सेम टाइम दे विल गिव मोर मिल्क. सो बिकॉज ऑफ दैट द लेवेंडर फॉडर जो होता है उसको भी फर्मेंट किया जाता है लैक्टोबैसिली से. ओके, नाउ फर्दर हेल्प्स इन मेकिंग द वाइन्स बनाने में भी हेल्प करता है लैक्टोबैसिली एंड एट द सेम टाइम सम टाइप ऑफ ब्रेड्स, कुछ ब्रेड्स जो बनाते हैं हम विद द हेल्प ऑफ द लैक्टोबैसिली. जो ब्रेड का डव होता है, ओके, उसमें डालते हैं हम लैक्टोबैसिली और उसको कुछ देर के लिए रखा जाता है फॉर फर्मेंटेशन. Okay, and during this fermentation, this lactobacilli will produce carbon dioxide. वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा जैसे हम प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. एंड दिस डव देन इट इज पुट इनटू द ओवन में हम डाल देंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा डव में से एंड वो क्या हो जाएगा? वहां पर होल्स हो जाएंगे एंड बिकॉज ऑफ दिस होल्स ये स्पॉन्ज हो जाएगा हमारा ब्रेड. So this is how lactobacilli is very useful. Okay, and these are the uses of lactobacilli. Further, we are going to learn about the rhizobium. Now, we are going to learn second useful microorganism and that is rhizobium. Okay, rhizobium, symbiotic bacteria. Symbiotic, we are going to learn further. Symbiotic क्या है? पहले हम करेंगे एक्टिविटी इसलिए कि ये rhizobium कहाँ मिलेगा? This bacteria where it is. Okay, तो ये होता है फेनिग्रेक, that is मेथी के रूट्स में या फिर ग्राउंडनट के रूट्स में, दैट इज सिंगदाना उसके रूट्स में होंगे प्लांट के, एंड एनी अदर बीन्स उनके प्लांट्स के रूट्स में हमें मिल जाएगा. ओके, नाउ वी टुक फेनिग्रेक, दैट इज अ प्लांट ऑफ या प्लांटलेट ऑफ फेनिग्रेक
और ग्राउंडनट और एनी अदर बीन्स हमने ले लिया उसका एक प्लांटलेट. नाउ what further we are going to do is sterile with 3 to 5% of hydrogen peroxide. उससे हम स्टेराइल करेंगे, अच्छे से क्लीन करेंगे एंड फर्दर अगेन वी आर गोइंग टू क्लीन द रूट्स विद द स्टेराइल वाटर. अच्छे से उस रूट्स को क्लीन करेंगे सो दैट उसमें हमें दिखेंगे छोटे छोटे बॉल्स और उस बॉल्स में है हमारे राइजोबियम. तो वो छोटे छोटे बॉल्स है रूट नोड्यूल्स. ओके उसको कहते हैं रूट नोड्यूल्स और उसमें हम देखेंगे कि क्या है, उसमें है राइजोबियम बैक्टीरिया. ओके नाउ टेक द सेक्शन ऑफ रूट नोड्यूल्स. तो उसमें से हमने छोटा सा डी अटैच कर लिया, निकाल लिया हमने एक रूट नोड्यूल जो रूट्स में था एंड एक छोटा सा उसका सेक्शन, एक छोटा सा उसका पार्ट. ओके एंड प्लेस इट इन द सॉल्यूशन ऑफ सैफरिन फॉर 2 to 3 मिनट्स. सैफरिन जो है इट इज़ अ डाई, ये डाई है, ये कलर करता है सो दैट इट विल बी वेरी इजी टू रिकग्नाइज और अच्छे से क्लियर में हमें दिखेगा अंडर द माइक्रोस्कोप, कलरफुल ऑल्सो एट द सेम टाइम. ओके नाउ फर्दर दिस स्टेन सेक्शन जो हमने स्टेन किया था विद द सैफरिन, कलर किया था, डाई किया था विद द सैफरिन, उसको हमने लिया ऑन द ग्लास स्लाइड. ओके और उस पर रख दिया हमने कवर स्लिप एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी अंडर द माइक्रोस्कोप दैट इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. और हमें क्या दिखता है, व्हाट वी सी अ पिंकिश रॉड शेप आर द राइजोबियम बैक्टीरिया. पिंकिश रॉड शेप होंगे दैट इज द राइजोबियम बैक्टीरिया. सो दिस आर द पिंकिश रॉड शेप राइजोबियम बैक्टीरिया. इट इज ब्लूइश कलर आई शोन ओवर हियर, बट एक्चुअल में ये होते पिंकिश कलर के. ओके नाउ वी आर सीन वेयर इट इज, ये राइजोबियम बैक्टीरिया होते कहाँ पर. ओके नाउ फर्दर वी आर गोइंग टू सी द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइजोबियम. ओके नाउ कहाँ पर ये राइजोबियम, दे आर लिविंग इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लिग्यूमिनस प्लांट. तो जिस भी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं उन प्लांट्स को कहा जाता है लिग्यूमिनस प्लांट. ओके नाउ फर्दर दिस राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्राइट्स एंड दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो क्या करते हैं रूट के नोड्यूल्स में रहकर, दे टेक द नाइट्रोजन, दैट इज नाइट्रोजन लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू द नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट में उसको कन्वर्ट करते हैं और दे देते हैं प्लांट को. ओके सो दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन और जो हमने पढ़ा था नाइट्रोजन साइकिल में. ओके नाउ फर्दर this bacteria supplies nitrates amino acid to the plant through roots. Of course they are living in the roots, so plants को कहाँ से सप्लाई करेंगे, through the roots, nitrates and amino acid. Okay now further plant क्या देता है उनको. Okay now bacteria, rhizome bacteria दे रहा है nitrates and amino acid. तो plant in return उनको देता क्या है, तो plant देता है, plants gives energy and shelter to the rhizobium bacteria. उनको energy देता है, shelter देता है rhizobium bacteria को. So such a mutually beneficial relationship is called as symbiosis. तो ऐसे mutually beneficial relationship में रहते हैं इसलिए उनको कहा जाता है symbiosis. So this bacteria is called as symbiotic bacteria. Okay now for example हम हमारे neighbors के साथ okay mutually beneficial relationship में रहते हैं. So we help them, they help us. So this is one type of the symbiosis. Okay we can say. Okay further now the next point is beans and pulses are rich in protein due to the nitrogenous compound made available by the rhizobia. Okay now beans and pulses are leguminous plant और leguminous plant को हमें मालूम है उसके रूट्स में कौन है, leguminous plant के रूट्स में है हमारे रूट नोड्यूल्स में है हमारे राइजोबियम. और ये राइजोबियम क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, दैट इज द नाइट्रोजन कंपाउंड, इनको नाइट्रोजन कंपाउंड कहा जाता है एंड सप्लाई टू द प्लांट जो चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोटीन. तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बनेगा और इसीलिए बीन्स एंड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन. नाउ फर्दर वी आर गोइंग टू सी सम मोर इम्पोर्टेंस ऑफ राइजोबियम. सो आफ्टर हार्वेस्टिंग जब हम क्रॉप निकालते हैं, ओके आफ्टर हार्वेस्टिंग द लेगुमिनस क्रॉप, ओके तो क्या किया जाता है, द लेफ्ट ओवर रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ओके कुछ अदर पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उसको क्या किया जाता है, डंप इन द फार्म सॉइल. उसको वैसे डंप किया जाता है, वहाँ पर हमने क्रॉप निकाल लिया जो चाहिए था, ओके एंड जो पार्ट है रिमेनिंग पार्ट है प्लांट का वो वैसे डंप किया जाता है फार्म में टू मेंटेन द बैक्टीरियल पॉपुलेशन. इससे क्या होगा, फार्म में बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो है दैट इज ऑफ राइजोबियम वो मेंटेन रहेगा. तो उसका हेल्प क्या होता है आगे देखते हैं. ओके नाउ टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर,
और इससे हमारा केमिकल फर्टिलाइजर हम कम यूज़ करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बैक्टीरिया है, ओके, टू रिप्लेस द नाइट्रोजन, ओके। सो फर्दर टू रिड्यूस द एक्सपेंस ऑन द फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर जो खर्चा होता है वो भी कम हो जाता है। एंड फर्दर नाउअडेज आजकल क्या किया जाता है कि सीड्स आर कोटेड विद द राइजोबियल सॉल्यूशन, राइजोबियल सॉल्यूशन और पाउडर से बिफोर सोइंग, पहले लगाने से पहले ये सीड हम उसको कोट करते हैं राइजोबियल सॉल्यूशन से या फिर पाउडर से। तो इससे क्या होगा, आफ्टर सोइंग, लगाने के बाद ये सीड राइजोबियल एंटर्स द प्लांटलेट्स, दिस इज कॉल्ड राइजोबियल इनोकुलेशन, ये प्लांट में एंटर कर लेता है, उनके रूट में ग्रो होने लगता है, एंड दिस इज कॉल्ड राइजोबियल इनोकुलेशन। तो इससे क्या होगा, ओके, फर्दर सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन टू द सीरियल एंड अदर क्रॉप्स। तो ये राइजोबियम जब ग्रो होगा तो क्या सप्लाई करेगा, नाइट्रोजन टू द सीरियल प्लांट्स एंड अदर क्रॉप प्लांट्स, ओके। तो लिग्नोमेस को छोड़ के बाकी क्रॉप्स को भी इसको हेल्प हो जाएगी। So this was about the importance of rhizobium. Now we are going to learn the third important microorganism, useful microorganism, and that is yeast. Okay, now here we are going to perform an activity, एक experiment करेंगे. So let's start with the activity. Okay, so here we took a spoonful of dry yeast. हमने dry yeast ली एक bottle में, एक spoon, okay, plus 2 spoonful of sugar, 2 spoon हमने sugar ली उस bottle में, okay, and further we had added lukewarm water, उसमें हमने डाला lukewarm water। अब lukewarm water क्या होता है, पानी इतना ही गर्म हो जो हम पी सकते हैं, उसे कहते हैं lukewarm water, okay। now ये water अच्छा है for the growth of yeast also, okay। now further fix balloon on the mouth of the bottle and see after 10 minutes, okay। now हमने क्या किया, उस बॉटल पर एक बलून फिक्स किया, okay, and देखते हैं 10 मिनट्स में क्या होता है। तो क्या होगा, now this yeast is going to consume, खाएगी sugar and will produce or release the carbon dioxide, और release हुआ carbon dioxide कहाँ जाएगा, बलून में, okay। now pass gas in the balloon through the lime water, अभी ये जो बलून में गैस है वो पास करेंगे हम लाइम वाटर से, एंड लाइम वाटर टर्न होगा मिल्की। Why? Because गैस, कौन सा गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड बलून में, ओके, एंड दिस इंडिकेट्स दैट द गैस इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। सो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, वो इंडिकेट करता है कि गैस कौन सा है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके। फर्दर नाउ ईस्ट ग्रो एंड मल्टीप्लाई ड्यू टू द कार्बन कंपाउंड इन द शुगर सॉल्यूशन। यस, शुगर सॉल्यूशन कार्बन कंपाउंड है, इसलिए वो खाती है, कंज्यूम करती है एंड ग्रो होता है ईस्ट, ओके। नाउ फर्दर ईस्ट सेल्स converts carbohydrates in the solution into alcohol is called fermentation. Yes, now fermentation means ईस्ट क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करती है एंड कन्वर्ट करती है, किस में कन्वर्ट करती है, अल्कोहल में, और इसे कहते हैं फर्मेंटेशन। एंड वी नो दैट फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन जिसमें माइक्रोब्स कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल या एसिड में, उसे कहते हैं फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर ईस्ट प्रोड्यूस करती है अल्कोहल, नॉट एसिड, ओके। सो हियर वी कंप्लीट विद द ईस्ट, यहाँ पर हमने ईस्ट का इतना पार्ट कंप्लीट किया, दैट इज द एक्टिविटी कंप्लीट किए। फर्दर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ईस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू सी ये ईस्ट दिखता कैसे। सो हियर आई हैव ड्रॉन अ डायग्राम, ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है ईस्ट का, ओके। सो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें लिया था एक बॉटल, उस बॉटल में डाला था हमने ईस्ट, दैट इज ड्राई ईस्ट, शुगर एंड लुकवार्म वाटर। सो उसी बॉटल में से हमें एक ड्रॉप लेना है। सो take a drop of solution from the bottle on a glass slide. तो glass slide में हमने एक drop water लिया उसका, okay, and we put a cover slip and see under the microscope. तो microscope में हमें क्या दिखा, okay? So what we saw was a colorless oval cells of the yeast. Colorless oval cells से yeast के, okay? And some cells में have small round bodies attached. तो कुछ round bodies उनको attach है. So here also round bodies attached to the cells. So these are the new daughter cells of the yeast. तो ये new daughter cells है. Okay, this is a reproduction. तो उनके छोटे छोटे babies है, we can say a reproduction. Okay, now this method asexual reproduction. Asexual means what? Asexual means one parent. So here it is only the one parent. एक ही parent है. Okay, sexual means क्या हुआ? Two parent, male and female. Okay, so here it is only one parent. That is asexual reproduction and is called budding. और इस मेथड को कहते हैं बडिंग, ओके। now बडिंग नाम से पता चलता है, यहाँ पर एक कली जैसा, बड मीन्स व्हाट, कली, ओके। तो बड इज कली,
तो ये कली जैसा छोटा सा बाहर आया है, तो इट इज कॉल्ड एज बडिंग। तो इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कहेंगे बडिंग। नाउ फर्दर, हेटरोट्रॉफिक फंगल माइक्रो। Okay, so they are heterotrophic, means they depend on the other. Okay, they do not prepare their own food. Okay, जैसे plant, they prepare their own food. तो यहाँ पर यह heterotrophic है, they can't prepare their own food. Fungus है, microbe है. Micro means microorganism, can't be seen with the naked eyes. Okay, now further, they are unicellular. Unicellular, we know that uni means one, single cell वाले हैं. Okay, that is unicellular. Okay, further, they have 1,500 species. 1,500 उनके डिफरेंट स्पीशीज है, डिफरेंट जातियां हैं उनमें। ओके, अब फर्दर दे आर यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स मींस कौन से सेल्स होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स मींस परफेक्ट सेल्स। इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर, परफेक्ट सेल्स। परफेक्ट सेल्स मींस में सब ऑर्गेनल्स है। जो सेल ऐसे होते हैं जिनमें सब ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे हम में होते ऑर्गन्स, तो वैसे सेल्स के होते ऑर्गेनल्स। तो सब न्यूक्लियस एंड ऑल डिफरेंट ऑर्गेनल्स सब है उसमें, तो ऐसे सेल को कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, तो हम में है यूकैरियोटिक सेल्स, तो ईस्ट में भी है यूकैरियोटिक सेल्स, दैट इज अ परफेक्ट सेल। ओके, नाउ हियर वी फिनिश्ड विद दिस कि ये दिखता कैसे है, हाउ इट लुक्स, इट कलरलेस ओवल शेप है। ओके, फर्दर राउंड बॉडीज उसको अटैच है और उसको कहा जाता है बर्ड्स। ओके, द रिप्रोडक्शन कौन से टाइप का है? बर्डिंग, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग। Okay, now further they are heterotrophic. Heterotrophic means they can prepare their own food, they are depend on the other. Okay, and fungal microbe है। Okay, now unicellular है, single cell, okay, with 1,500 different species है उनमें, and they are eukaryotic cells, perfect cells. So here we finished how it looks. Now further we are going to see the uses of the yeast. Now we are going to learn uses of yeast. तो कहाँ पर यूज होता है ये yeast? Okay. So here in the sugar factories, molasses are produced from the sugarcane juice. तो molasses जो होता है sugarcane juice से बनता है. Okay, it is a thick syrup. sugarcane juice से sugar बनती है, at the same time molasses भी बनता है और वो बहुत thick होता है syrup. Okay, now this molasses is fermented with the yeast called Saccharomyces. नाम क्या है? Saccharomyces. Okay, now yeast हमें मालूम है there are 1,500 species. तो उसमें से कौन सा yeast लेना है? तो लेना है हमें Saccharomyces। ओके, उससे हम फर्मेंट करेंगे मोलेसेस को एंड हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो उसमें से एक प्राइमरी प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट है दैट इज एथेनॉल, एथेनॉल अल्कोहल, एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट है ईस्टर एंड अदर अल्कोहल। बाकी सब है जो है ईस्टर एंड अदर अल्कोहल्स। ओके, नाउ फर्दर एथेनॉल जो हमें मिला है यहाँ पर, ओके, बाय फर्मेंटिंग दिस मोलेसेस। ओके, तो एथेनॉल से हमें स्पिरिट भी मिलता है, दैट इज यूज इन द हॉस्पिटल्स, इंजेक्शंस लगाने के टाइम। ओके, नाउ दिस इज स्पिरिट विच इज यूज्ड इन द हॉस्पिटल, ये भी हमें मिलता है एथेनॉल से। ओके, एट द सेम टाइम वी गेट अदर अल्कोहल्स आल्सो फ्रॉम एथेनॉल, एंड एथेनॉल इज अ स्मोकलेस एंड हाई क्वालिटी फ्यूल। जैसे पेट्रोल ये सब फ्यूल है, वैसे एथेनॉल एक स्मोकलेस एंड हाई क्वालिटी फ्यूल है। स्मोकलेस मीन्स उससे धुआं नहीं होता, ऐसे फ्यूल है। ओके, फर्दर नाउ एथेनॉल हमें सिर्फ मोलेसेस से नहीं मिलता। ओके, वो मिलता है ऑन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में जब बनाते हैं एथेनॉल, तो वो मेज, बार्ली एंड अदर ग्रेन्स, बहुत सारे अदर ग्रेन्स है, उसमें हम डालेंगे ईस्ट। ओके, और हमें मिलेगा एथेनॉल। ओके, सो दिस वर द यूजेस ऑफ एथेनॉल। हम आगे देखेंगे और क्या ईस्ट यूज में आता है। नाउ फर्दर वी आर गोइंग टू लर्न सम मोर यूजेस ऑफ ईस्ट। ओके, नाउ हियर फर्स्ट इज ग्रेप जूस। ग्रेप जूस में होता क्या है? ग्रेप जूस में होता है शुगर लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। वो कन्वर्ट होता है अल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। वो फर्मेंट करता है और उसको अल्कोहल बनाता है, एंड फ्रॉम द अल्कोहल वी गेट वाइन। ओके, नाउ फर्दर बायोरेमेडिएशन। बायोरेमेडिएशन क्या है? हमारे एनवायरमेंट में कुछ टॉक्सिन्स, केमिकल्स होते हैं जो हमें नहीं चाहिए। ओके, सो हम क्या करेंगे उसका? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हेल्प करते हैं। कैसे? वो डिग्रेड करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इनको, एंड वो क्लीन करते हैं एनवायरमेंट को। सो दिस इज व्हाट द बायोरेमेडिएशन इज। इसे कहते हैं बायोरेमेडिएशन। ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट वे आई एक्सप्लेन इट। बायोरेमेडिएशन मीन्स क्या होता है। ओके, तो बायोरेमेडिएशन में फर्स्ट है हमारा ईस्ट। कौन सा ईस्ट है? येरोविया, येरोविया लिपोलिटिका। येरोविया लिपोलिटिका इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द टॉक्सिन्स। कौन सा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होता है जब भी हम
प्रोड्यूस करते हैं पाम ऑयल. ओके नाउ एंड ऑल्सो इट इज ऑब्जर्व हैवी मेटल्स, कुछ हैवी मेटल्स मिनरल्स रिलीज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस. कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, एनी अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में जहाँ पर हैवी मेटल्स मिनरल्स होते हैं रिलीज होते हैं. ओके एट दैट टाइम ऑल्सो दे ऑब्जर्व इट. ओके so this is very important, aero via lipolytica. Okay now further, next is Saccharomyces cerevisiae is used in absorption of pollutant like arsenic. जो arsenic होता है it is a poisonous heavy metal. okay उसको भी ऑब्जर्व करता है ये हमारा Saccharomyces cerevisiae. okay now further, the oil spills in the ocean. कब होता है ये oil spill? okay क्यों होता है? नाउ समटाइम्स एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ओशंस में शिप्स के, या फिर लीकेज हो जाता है ऑयल का शिप्स में से. तब क्या करेंगे? ओके हम कैसे क्लीन करेंगे ओशन को? नहीं तो ओशन नहीं क्लीन किया, ऑयल वैसे रहा तो हमारा एक्वेटिक एनिमल्स का क्या होगा? ओके एक्वेटिक लिविंग होगा जो भी सी में ओशन में, उसका क्या होगा? सो व्हाट वी डू इज वी क्लीन इट विद द हेल्प ऑफ अल्कानिवायरस बैक्टीरिया. अल्कानिवायरस बैक्टीरिया जो है इट विल क्लीन इट. ओके सो नेम इज समवट डिफिकल्ट. ओके बट इफ यू लिसन अगेन एंड अगेन, रीड अगेन इट विल बी वेरी इजी. ओके अल्कानिवायरस. okay this is a bacteria which is used to clean the oil in the ocean. So here we complete with the bioremediation. Now about the antibiotic. So what is antibiotic? Antibiotic हमें मालूम है जो मेडिसिन okay हम लेते हैं. okay now this antibiotic we are going to learn in the form of a story, so it will be very easy for us to understand. चलो तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर आई हैव शोन ओवर हियर ए ब्लू कलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसने रिलीज किया है कुछ केमिकल दैट इज इन ऑरेंज कलर. ओके नाउ दिस केमिकल इज मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड से बना हुआ है. ओके नाउ दिस केमिकल इज गोइंग टू किल ऑल अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म अराउंड इट जो हार्मफुल है उसके लिए. ओके सो दिस केमिकल हम क्या करेंगे, इस केमिकल को निकालेंगे दैट इज ऑरेंज इन कलर, उसको निकालेंगे और उससे बनाएंगे एंटीबायोटिक. सो दिस इज व्हाट द एंटीबायोटिक इज. अभी ये एंटीबायोटिक हमने निकाला एंड वी टेक इट. ओके जब हम खाते तो क्या होता है, वो यही काम करता है जो यहाँ पर कर रहा है. ओके इट विल गोइंग टू किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर बॉडी. ओके सो दिस इज व्हाट द एंटीबायोटिक इज. ओके नाउ फर्स्ट पॉइंट इज carbon compound obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms are called as antibiotic. For destroying the harmful microorganism जो chemical release किया गया है, it is a carbon compound and that is called as a antibiotic. Now further, the next point is antibiotic act mainly on the bacteria and destroy protozoa. तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बैक्टीरिया पर काम करता है and protozoa. They are not going to kill the viruses. Okay, the first. Then further, some antibiotics are useful against a wide variety of bacteria, okay, called as a broad spectrum antibiotic. तो ये broad spectrum antibiotic क्या होता है? Wide variety of bacteria, बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया को किल कर सकता है वो एंटीबायोटिक, तो उसे कहते हैं कि broad spectrum antibiotic. उससे broad spectrum antibiotic किया जाता है. ओके तो फॉर एग्जाम्पल हम आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहे कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ओके तो इन केस में हम कौन सा एंटीबायोटिक देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है. ओके एग्जांपल ऑफ दिस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आर एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ओके एक्सेट्रा. नाउ फर्दर, whenever a pathogenic microorganism is identified, known as or called as narrow spectrum antibiotic. तो हमें मालूम है कौन सा एंटीबायोटिक है, वी आइडेंटिफाइड इट. तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, कौन सा एंटीबायोटिक देंगे, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. ओके तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक फॉर एग्जांपल हमें मालूम है ट्यूबरकुलोसिस है, तो इन केस में हम जो ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट यूज होगा परफेक्टली वो उसके अगेंस्ट यूज होगा ऐसे एंटीबायोटिक देंगे. तो इसे कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. ओके सो ना फंगल इन्फेक्शन है कुछ, ओके हमें मालूम है कौन सा फंगल इन्फेक्शन है, कौन सा स्किन फंगल इन्फेक्शन है, तो इन दैट केस हमें मालूम है कि परफेक्टली ये मेडिसिन एंटीबायोटिक काम करेगा. तो दैट इज व्हाट द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज. ओके फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, gentamicin and erythromycin. So this was about the antibiotic.
ओके, सो अगेन द एंटीबायोटिक रिलीज अ केमिकल, कार्बन कंपाउंड से बना होता है एंड किल्स अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म अराउंड इट, दैट इज हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म अराउंड इट, एंड इट इज कॉल्ड एज antibiotics. Now antibiotics mainly act on bacteria and protozoa. Okay, further antibiotics are wide broad spectrum antibiotics and narrow spectrum antibiotics. Okay, so this was about the antibiotic. Now about the penicillin. So penicillin, it is a group of antibiotic obtained from fungus. ये fungus से मिलता है ये antibiotic और नाम है fungus का penicillium. ओके, नाउ इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द इन्फेक्शन. कौन सा इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं? कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. लाइक कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये वर्क कर सकते हैं? लाइक स्टेफिलोकोकाई, क्लॉस्ट्रिडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई. अगेन स्टेफिलोकोकाई, क्लॉस्ट्रिडिया एंड स्ट्रेप्टोकोकाई. ओके, नाउ फर्दर मेडिसिन कंटेन पेनिसिलिन. जिस भी मेडिसिन में पेनिसिलिन होगा, ओके, इज यूज्ड टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ट्रीटमेंट में वो काम आ जाएगा ऑफ एयर, नोज, थ्रोट एंड स्किन. इस सब में जब पस होता है तो बैक्टीरियल पस होता है, तो ये ट्रीट करने के लिए हम पेनिसिलिन यूज करते हैं. ओके, नाउ फर्दर ऑल्सो यूज अगेंस्ट डिसीज लाइक न्यूमोनिया. इसमें भी ट्रीटमेंट में काम आ जाता है, लाइक न्यूमोनिया एंड स्कारलेट फीवर. ओके, so this was about the penicillin. Now about the antibiotics. That is a caution about the antibiotic. क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या केयर लेना चाहिए जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं? ओके, दैट इज व्हाट द कॉशन अबाउट द एंटीबायोटिक. ओके, नाउ फर्स्ट इज द एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर. डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, सजेस्ट किया है, तो ही हमें एंटीबायोटिक लेना चाहिए. ओके, फर्दर डोंट परचेज एनी एंटीबायोटिक फ्रॉम द मेडिकल स्टोर विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर. हम ऐसे ही जाके मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक नहीं ले सकते. ओके, इट शुड बी प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर. क्यों ऐसा? क्योंकि कौन सा इन्फेक्शन है, क्या है, अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक्स होते हैं. ओके, फर्दर डोंट कंज्यूम द एंटीबायोटिक ऑन योर ओन. हम खुद के हिसाब से एंटीबायोटिक नहीं ले सकते. लाइक फॉर कॉमन कोल्ड या थ्रोट इन्फेक्शन के लिए हाँ चलो एंटीबायोटिक ले लिया, इट इज नॉट लाइक दैट. ओके, इट शुड बी प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर. ओके, फर्दर कंप्लीट द कोर्स ऑफ एन एंटीबायोटिक. कुछ भी कोर्स होगा एंटीबायोटिक का, लाइक फॉर 5 days 3 days का कोर्स है, तो इट शुड बी टेकन. कभी कभी ऐसा होता है कि एक डोज में या फर्स्ट डे में हमें अच्छा लगता है, देन वी डोंट टेक फर्दर. ओके, तो वो डोज वैसे रह जाता है. इट शुड नॉट बी लाइक दैट, इट शुड बी कंप्लीटेड. ओके, नाउ फर्दर डोंट सजेस्ट द अदर्स द एंटीबायोटिक विच वर यूजफुल टू यू. ओके, नाउ दिस व्हेन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे ये यूजफुल था, मुझे हेल्प हुआ इस एंटीबायोटिक से, सो आई सजेस्ट टू अनदर, हाँ यू टेक दिस एंटीबायोटिक. नो, इट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड ओनली बाय अ डॉक्टर. Till now we are learn about the useful microorganism. Now we are going to learn about the harmful microorganism. So let's start. तो यहाँ पर है हमारा fungi. तो fungi का first point है microscopic spores of the fungi are present in the air. तो what are the spores? Spores क्या है? It is like a seed. ये seed की तरह है, okay? But it is microscopic, जो हम आँखों से नहीं देख सकते. It is so microscopic that we can't see with our naked eyes. Okay? तो naked eye से नहीं देख सकते. It is in the air. ये हवा में होते हैं. तो ये क्या करते हैं? So second point is sufficient moisture and spore germinate. तो sufficient moisture मिल गया, उनको पानी मिल गया, तो ये germinate होना चाहते हैं. Of course seed है तो germinate होंगी and they will start growing on the items like या materials जो होते हैं हमारे घर में, like leather के purses, shoes, belts या गनी bags, इस पर ही grow होना चालू हो जाते हैं. Okay? Now further कैसे grow होते हैं ये? Fungal hyphae penetrate deep into the material to obtain the nutrition. तो hyphae क्या है? Hyphae is like a root. They penetrate deep into the material. Deep जाएंगे and absorb all the nutrition. और ये nutrition use होता है. This nutrition is used for the growth and reproduction. Growth और reproduction के लिए ये nutrition use हो जाएगा. Okay? Now further, various species of fungi grow on the food like pickles, muramba, jam, sauce and chutney. इस पर भी food items पर भी ये grow होते हैं. Food items पर ही grow होंगे. तो क्या ये हम खा सकते हैं food? नहीं. Okay, why? Because fungi release mycotoxin. Mycotoxin poisonous chemical है, वो grow होता है, at the same time वो release करता है poisonous chemical. Okay, that is very harmful. Okay, so the food become poisonous. इससे food poisonous हो सकता है and इसीलिए हम ये खाते नहीं हैं. ये खाना हम खा नहीं सकते. Okay, and hence the food on which the fungi have grown cannot be eaten. तो ये हम खा नहीं सकते. So this was about the fungi. So let's start once again. Okay? So यहाँ पर
The fungi are like a spores, the seeds होते हैं उनके छोटे छोटे spores, okay, in the air, and they, when germinates, they start growing with the help of the food what they get from the material. Material से जो भी वो observe करेंगे with the help of hyphae. Okay, now further आगे क्या करता है, उनका growth होता है, reproduction होता है, and then हमारे food items को पर भी वो grow होते हैं, like chutney, sauce and jam. Okay, and when they are growing on the food items, ये खाना हम खा नहीं सकते because they release at the same time mycotoxin. Okay, so this was about the fungi. Now the second harmful microorganism we are going to learn is Clostridium. So this Clostridium, it is a bacteria which spoil the cooked food. जो हम खाना पकाते हैं उसको भी spoil कर देता है, okay, खराब कर देता है. So now further, out of the 100 species, different species, some are free living in the soil. कुछ soil में होते हैं and some live in the alimentary canal. तो कुछ alimentary canal में होते हैं. Alimentary canal क्या है? The alimentary canal we start from the mouth to the anus. Anus तक जहाँ से हम potty करते हैं. Till that जो भी canal है उसमें आता है stomach, large intestine, small intestine, पूरा सब. Okay? उसमें भी ये grow करते हैं. Okay, now further, ये humans में ही होते हैं क्या? नहीं. They can be in other animals also. Okay? Now further, the rod shape, they are rod shape. रॉड शेप होते हैं ये, ओके, एंड प्रोड्यूस अ बॉटल शेप एंडोस्पर्स इन द एडवर्स कंडीशन. ओके, ना बॉटल शेप वो प्रोड्यूस करते हैं, कभी करते हैं, ओके, और उसे कहा जाता है एंडोस्पोर्स. जब बॉटल्स जैसा वो शेप प्रोड्यूस करते हैं उसको कहा जाता है एंडोस्पोर्स. एंड कब प्रोड्यूस करते हैं? इन एडवर्स कंडीशन. एडवर्स कंडीशन मीन्स कौन सा कंडीशन? जो उनके लिए हार्मफुल है या फिर वो उस पर ग्रो नहीं हो सकते हैं, खराब कंडीशन. ओके, वी कैन से फर्दर, they cannot withstand with the normal oxygen level of the air because they grow in anaerobic condition. वो normal oxygen में grow नहीं हो सकते, they can't withstand, they die. Why? Because they grow in anaerobic condition. तो anaerobic condition क्या है? The organism, ऐसे organism जिनको oxygen नहीं चाहिए for energy, for growth, उनको oxygen नहीं चाहिए. Okay, like these microorganisms are known as anaerobic माइक्रोऑर्गेनिज्म. तो इन्हीं माइक्रोऑर्गेनिज्म को एनारोबिक कहते हैं. एरोबिक मीन्स जिनको ऑक्सीजन चाहिए, एनारोबिक मीन्स जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए. ओके, नाउ फर्दर अदर काइंड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, और सिर्फ क्लॉस्ट्रिडियम ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, दिस इज नहीं, बाकी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है लाइक योर बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस. ओके, नाउ फर्दर वायरसेस में और एक खूबी है, वायरसेस आर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया सिंगल सेल है, ओके, वो माइक्रोस्कोप में दिखता है, सिंगल सेल है. सिंगल सेल तो हम देख नहीं सकते, यू कांट सी विद द नेकेड आइज. तो उससे भी छोटा हमारा वायरस है. ओके, एंड दिस वायरस कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन द लिविंग सेल. तो ये वायरस किस में रिप्रोड्यूस होता है? सिर्फ उसको चाहिए लिविंग सेल. फिर वो कौन सा भी हो, बैक्टीरिया का हो या फिर किसी एनिमल का हो, उसको चाहिए सिर्फ लिविंग सेल या फिर एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल. बट यू वॉन्ट अ सेल, अ लिविंग सेल टू ग्रो because that will be host, वो उसके लिए host होगा. Okay, so this was about the virus. And again we start with the Clostridium. तो Clostridium क्या करता है? It is a bacteria which spoiled cooked food. Okay, further 100 species है उसके, and further some are in the soil and some are in the alimentary canal. Okay, now further they are rod shape, bottle shape endosperms बनाते हैं in adverse condition, खराब condition में. Okay, further they cannot stand with the normal oxygen level because they are anaerobic. Okay, further this only Clostridium ही नहीं, but कुछ other microorganisms है that are harmful, which are that like bacteria, viruses, protozoa are also responsible for different types of disease. Okay, now what speciality about the virus? Virus के बारे में देखा जाए तो it is smaller than bacteria. Bacteria से भी smaller है and can reproduce and grow in a living cell only. उसको living cell ही चाहिए grow होने के लिए. So here we done with the Clostridium. Now we are going to see this table. Okay, तो इस table में है क्या? So let's start. Okay, so name of the disease, कौन सा disease है? Okay, pathogen. So ये disease कौन से pathogen से होता है? Okay, pathogens means harmful microorganism. तो ये disease कौन से harmful microorganism से होगा? And mode of infection. ये disease कहाँ से होगा? ये माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट इज अ हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में कैसे एंटर होगा. एंड फर्दर द प्रिवेंटिव मेजर्स मीन्स व्हाट केयर वी शुड बी टेकिंग एंड प्रिकॉशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट इज द एड्स वायरसेस से होता है. ओके, नाउ मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? थ्रू ब्लड,
इन्फेक्टेड ब्लड जिसे एड्स है उसके ब्लड से, और सीमेन इन द इन्फेक्टेड पर्सन, सीमेन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन मीन जिसको एड्स है उसको सीमेन से हो सकता है इन द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। ओके, फर्दर मिल्क ऑफ द मदर सफरिंग फ्रॉम एड्स। ओके, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, शी इज इन्फेक्टेड विद द एड्स, तो उसके बच्चे को भी हो सकता है। ओके, नाउ फर्दर प्रिवेंटिव मेजर्स, सेफ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, अवॉइड रीयूज ऑफ द नीडल्स एंड इन्फेक्शन। सिर्फ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट होना चाहिए एंड रीयूज नहीं होना चाहिए इंजेक्शंस के, नीडल्स के। ओके, वन टाइम यूज ओनली। ओके, फर्दर हेपेटाइटिस, ना हेपेटाइटिस कैसे स्प्रेड होता है विद द वायरस। ओके, ना कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। ओके, द मोड ऑफ इन्फेक्शन इज कंटामिनेटेड मीन्स खराब पानी एंड खाने से। ओके, नाउ फर्दर प्रिवेंटिव मेजर्स, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? क्लीन एंड फिल्टर वाटर, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ वाटर, क्लीन और फिल्टर वाटर ही पीजिए और अच्छे से प्रॉपरली स्टोर कीजिए वाटर को। ओके, फर्दर इज इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा पैथोजन कौन सा है? वायरस। ओके, फर्दर मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, तो इन्फेक्टेड पर्सन में जिसको इन्फ्लुएंजा हुआ है उससे हमें भी हो सकता है। ओके, नाउ फर्दर प्रिवेंटिव मेजर्स, पर्सनल हाइजीन रखनी चाहिए, क्लीननेस रखना चाहिए, एट द सेम टाइम अवॉइड द कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, तो फर्दर measles and chickenpox. The measles and chickenpox spread होता है because of the pathogen that is virus, and mode of infection is the same contact with the infected person. जैसे chickenpox हुआ उससे के कांटेक्ट में आ गए तो हमें भी chickenpox हो सकता है या फिर measles हो सकते हैं। ओके, तो further the preventive measures क्या है इसके? वैक्सीनेशन, तो वैक्सीन लेना जरूरी है, एंड एट द सेम टाइम अनकंटामिनेटेड वाटर एंड क्लीन फूड, तो खराब पानी, अच्छा खाना, that is main thing you should take care. Okay, now further is the bird flu and swine flu. Okay, the blood flu that is H7N9, okay, and swine flu is H1N1. Okay, तो ये है to the virus, ये पैथोजन वायरस है, एंड कैसे मोड ऑफ इन्फेक्शन है? इज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड बर्ड एंड एनिमल्स। इन्फेक्टेड बर्ड होगा, स्वाइन फ्लू हुआ होगा बर्ड को या एनिमल को, तो हमें भी हो सकता है। ओके, ना प्रिवेंटिव मेजर, पर्सनल हाइजीन, प्रॉपर कुक मीट। ओके, प्रॉपरली जो भी मीट वगैरह हम बना रहे हैं वो अच्छे से कुक होना चाहिए। ओके, फर्दर इज डेंगू। ओके, तो दिस इज डेंगू, और डेंगू वायरस से होता है। ओके, और हमें मालूम है मोड ऑफ इन्फेक्शन ए मॉस्किटो बाइट, सो मॉस्किटो थ्रू हमारे बॉडी में होता है, मैनी बाइट्स। ओके, एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, mosquito control, okay, keep the surrounding clean. So these were the preventive measures. Now further we are going to see the table. Now the seventh disease is pneumonia. So pneumonia होता है because of bacteria. Okay, the pathogen is bacteria. Mode of infection is droplet spread in the air. Droplet spread in the air means जो infected person है, okay, वो जब छींकता है sneezing, through sneezing, तो क्या होगा? जो drops निकलते हैं, it is in the air, and वो drops हमारे body में गए तो we also getting infected. Okay, so further preventive measures क्या है? Vaccination, avoid the contact with the infected person. Okay, now further is leprosy. Okay, so leprosy is spreading through the pathogen. कौन सा pathogen है? Bacteria. Okay, now long term contact with the infected person. Okay, the mode of infection है. Okay, long term contact with the infected person and its belongings, clothes वगैरह sharing नहीं होनी चाहिए। Okay, now further is the preventive measures. Preventive measures क्या है? Avoid contact with the infected person. Okay, now ninth is cholera. Okay, cholera. Okay, now this pathogen कौन सा होगा इसका? बैक्टीरिया है, contaminated food and water. कैसे होता है? तो mode of infection है contaminated food and water means खराब पानी से या फिर खाने से। Okay, now further preventive measure is clean food and water. Okay, and the 10th is malaria. Now malaria, we are known with the malaria. Okay, and for the pathogen क्या है? Protozoa. Okay, pathogen है protozoa, and mode of infection क्या है? Mosquito bite. Through the mosquito bite it enters our body. Okay, and unclean surrounding. Okay, now preventive measures है controlling mosquito. Okay, and cleanness surrounding. Okay, surrounding clean होना चाहिए। Okay, further is dandruff, ringworm and scabies. Okay, now pathogen क्या है? Fungus. Okay, that is fungi. Okay, and mode of infection is contact with the person, that is infected person, and his belongings, clothes sharing and all. Okay, further the preventive measures is
पर्सनल हाइजीन होना चाहिए, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन. So this was the table, the disease, name of the disease, pathogen कौन सा है, the mode of infection कौन सा है, preventive measures. Now this is very difficult to remember. So कैसे याद रखेंगे इसे? तो ये ट्रिक है to remember this table. तो you read once in a day or twice in a day. रोज रीड करो, ओके एक बार रीड करो कभी भी, it will take hardly 5 minutes. Okay, then see the magic. ये हमारे दिमाग में फिट हो जाएगा and you will remember it. Okay, so this was a trick. Now we have covered most of the topic in this chapter. So if you like this video, subscribe it, like it for the next topic, next video. Till then, bye.